कभी सोचा है ये सब कुछ मतलब हवा, पानी, आपका फोन आखिर बना किस चीज से है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। ये कहानी एक तरह की जासूसी कहानी है जिसमें हम पता लगाएंगे कि असलियत की सबसे छोटी ईंट यानी बिल्डिंग ब्लॉक की खोज कैसे हुई। ये कोई आज का सवाल नहीं है। सदियों से बड़े बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे रहे। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सब कुछ आखिर बना किससे है, कैसे एक अंदाजा, एक फिलॉसफिकल गेस पूरे मॉडर्न साइंस की बुनियाद बन गया। सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये आइडिया एक ही वक्त में दुनिया के दो अलग-अलग हिस्सों में आया। सोचिए, भारत में महर्षि कर्णाद और उधर ग्रीस में दार्शनिक दोनों एक ही बात सोच रहे थे कि अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं तो आखिर में एक ऐसा कण बचेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। पर एक प्रॉब्लम थी। आइडिया तो बहुत बढ़िया था, पर था तो सिर्फ एक आइडिया ही, मतलब कोई सबूत नहीं था। और ऐसा 1-2 साल नहीं, पूरे 2000 साल तक चला। ये परमाणु का कॉन्सेप्ट बस किताबों में, सोच में जिंदा रहा। कोई तरीका ही नहीं था यह साबित करने का कि ये छोटे छोटे कण सच में हैं भी या नहीं। और फिर 2000 साल बाद 18वीं सदी में सब कुछ बदल गया। अब साइंटिस्ट सिर्फ सोचने से आगे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने कहा, बहुत हो गया सोचना, अब कुछ करके देखते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए, चीजों को मापना शुरू किया, और उन्हें केमिकल रिएक्शंस के अंदर कुछ कमाल के सुराग मिलने लगे। और उन्हें जो मिला वो कमाल का था। उन्हें दो ऐसे पक्के नियम मिले जो कभी टूटते नहीं। पहला नियम ये कि आप पदार्थ को न तो बना सकते हैं न ही मिटा सकते हैं, वो बस अपना रूप बदलता है। और दूसरा नियम कि जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, वो एक फिक्स रेसिपी की तरह होते हैं, उनकी रेसिपी कभी नहीं बदलती। पहले नियम को थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, आपने 100 ग्राम सामान लेकर एक केक बनाना शुरू किया। जब केक बनकर तैयार होगा ना, तो उसका वजन भी ठीक 100 ग्राम ही होगा, कुछ भी गायब नहीं होगा। मतलब जितना सामान आप रिएक्शन में डालते हैं उतना ही आपको बाद में मिलता है, एकदम पक्का हिसाब। अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये भी उतना ही पक्का था। इसका मतलब बस इतना सा है कि पानी हमेशा पानी ही रहेगा, चाहे वो नदी का हो या लैब में बनाया गया हो। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा हमेशा एक जैसा ही रहेगा। ये टेबल देखिए, बात और भी क्लियर हो जाएगी। पानी यानी H2O को ही ले लीजिए। इसकी रेसिपी फिक्स है। हर 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही जुड़ेगी, हमेशा। ये एक यूनिवर्सल रेसिपी है जो कहीं नहीं बदलती। तो अब हमारे पास दो बड़े सुराग थे, दो पक्के नियम। लेकिन इन सुरागों को जोड़कर कहानी पूरी कौन करेगा? हमें एक जासूस की जरूरत थी। और हमारी कहानी का जासूस कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं, बल्कि एक इंग्लिश स्कूल टीचर था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। तो 1808 में डाल्टन ने एक थियरी दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, सुनो, हर चीज, हर मैटर छोटे छोटे कणों से बना है जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। और उन्होंने इन कणों को नाम दिया एटम या परमाणु। और बस इस एक आइडिया ने पहले नियम वाली गुत्थी सुलझा दी। अगर केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम अपनी जगह बदल रहे हैं, कोई नया एटम बन नहीं रहा, कोई पुराना खत्म नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है टोटल मास तो उतना ही रहेगा। कमाल है ना? पर डाल्टन यही नहीं रुके। उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होते हैं। मतलब सोने का हर एटम सोने के दूसरे एटम जैसा ही होगा। और जब ये एटम मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं। जैसे पानी बनाने के लिए हमेशा 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम ही लगेगा। और ये लीजिए, दूसरे नियम का राज भी खुल गया। कंपाउंड्स की रेसिपी फिक्स क्यों होती है? क्योंकि उन्हें बनाने वाले एटम हमेशा एक फिक्स नंबर के रेशियो में ही जुड़ते हैं। सिंपल। तो डाल्टन ने जासूसी पूरी की और केस सॉल्व कर दिया। एटम असली थे, लेकिन एक बड़ी जीत के साथ एक बड़ी मुश्किल भी आ गई। ठीक है, एटम होते हैं, पर उनका वजन कैसे करें? आप उस चीज को कैसे तौल सकते हैं जिसे देख तक नहीं सकते? इसका जवाब है, आप नहीं कर सकते। मतलब सीधे सीधे तो बिल्कुल नहीं। किसी एक एटम को उठाकर तराजू पर रखना तो नामुमकिन है। तो साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही चालाकी भरा रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है,
हम सीधे नहीं तौल सकते तो हम तुलना करके तौलेंगे। उन्होंने एक स्टैंडर्ड चुना और बाकी सबको उससे कंपेयर करना शुरू कर दिया। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक तरबूज है। आपने उसकी एक फाक को 1 यूनिट मान लिया। अब आप बाकी चीजों का वजन इन फाकों के हिसाब से बता सकते हैं, है ना, कि ये 2 फाक के बराबर भारी है, वो 5 फाक के। साइंस ने भी बिल्कुल यही किया, बस तरबूज की जगह उन्होंने कार्बन 12 एटम को अपना स्टैंडर्ड बना लिया। और इस सिस्टम ने काम कर दिया। साइंटिस्ट्स ने कार्बन 12 को 12 यूनिट का मान दिया और उसके मुकाबले बाकी सबको नाप लिया। तो पता चला कि हाइड्रोजन का रिलेटिव मास 1 यूनिट है और ऑक्सीजन का 16 यूनिट। और अचानक जो चीजें अदृश्य थीं, अब उन्हें नापा जा सकता था। तो देखिए, डाल्टन की थियरी और रिलेटिव मास नापने के इस तरीके ने मिलकर दुनिया को समझने का नजरिया ही बदल दिया। अब चीजें बस यूं ही नहीं थीं, हर चीज के पीछे एक लॉजिक था, एक छिपा हुआ ऑर्डर था। तो जो चीज़ 2000 साल पहले सिर्फ एक ख्याल था, एक फिलोसॉफिकल आइडिया, अब वो एक साइंटिफिक फैक्ट बन चुका था। हमारी असलियत की बुनियाद क्या है, इसका एक ठोस जवाब मिल गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हमारे आसपास की हर चीज, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, यहाँ तक कि ये स्क्रीन जिस पर आप ये देख रहे हैं, ये सब कुछ बस अलग अलग तरह के एटम्स का कलेक्शन है, जो अलग अलग तरीकों से जुड़े हुए हैं। बस इतना ही। डाल्टन ने ये साबित कर दिया कि एटम होते हैं और सबको लगा ठीक है, हमें सबसे छोटा कण मिल गया, कहानी खत्म। पर क्या वाकई कहानी खत्म हो गई थी? क्या हो अगर एटम ही आखिरी मंजिल न हो? क्या हो अगर उसके अंदर भी कुछ हो? असल में एटम की खोज कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए दरवाजे की चाबी थी। ये साइंस में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत थी। एक ऐसा सफर जो हमें खुद एटम के अंदर ले जाने वाला था, ये जानने के लिए कि उसके अंदर और कौन से राज छिपे हैं।